एक करोड़पति घर की मालकिन आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से उनके दरवाजे पर एक जवान और खूबसूरत लड़का आता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी फटेहाल थी। अब जैसे उस लड़के को देखती है तो वहाँ पर आती है और आने के बाद जब उसकी तरफ देखती है तो वह कहता है कि मैडम, क्या मुझे 100 रुपये मिलेंगे। अब इस बात को सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि भीख मांगने का भी एक अलग ही तरीका है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि मैं ना आपके पैसों को लौटा दूंगा। अब यहाँ पर जो करोड़पति महिला होती है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, दे देती हूँ, और उसके बाद 100 रुपये निकाल कर उसे दे देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ले जाओ और इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लेकिन तभी यहाँ पर जो वह लड़का होता है वो कहता है कि अगर लौटाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं आपके पैसे नहीं लूँगा, आप इनको रख लीजिए और मैं कहीं और से पैसे ले लूँगा, मुझे भीख नहीं, मदद चाहिए। यह बात उस महिला को इतनी अच्छी लग जाती है कि उसके बाद वह जो महिला होती है उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेंडवान चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला होता है, जिस बंगले के अंदर एक महिला रहा करती है जिसका नाम होता है सलोनी। वहीं पर मध्य प्रदेश के पासी के गांव में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है प्रदीप। तो ये कहानी इन दोनों की होने वाली है, तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सलोनी जो कि एक करोड़पति महिला है, उसके पति की काफ़ी सारी फैक्ट्रियां हैं जो कि अच्छी तरह से चल रही हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया जा रहा है। इधर यहाँ पर जो सलोनी है वह विधवा है, यानी कि उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ पर सलोनी अकेलेपन में डूबी हुई है और उसका कोई भी साथी नहीं है। सलोनी जो होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके पास काफ़ी ज़्यादा रुपया पैसा है, तो उसको ये जो खूबसूरती है ये कुछ भी नहीं लगती और उसे तो अकेलापन काटा करता है। इधर यहाँ पर जो प्रदीप होता है उसके परिवार में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। उसके माता पिता रामकिशन और ममता दोनों ने बच्चे को लाड चाप से पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है पढ़ाई लिखाई करके, तो उसके बाद उसके दिमाग के अंदर ढेर सारी ऐसी बातें चलती हैं जिन बातों के चलते वह कहीं भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि छोटा काम करूंगा तो उससे तो कुछ होना नहीं है और अगर बड़ा काम करूं तो उसमें बेईमानी करनी होती है। माता पिता ने बचपन से उसे ईमानदारी की पट्टी पढ़ाई है और इसीलिए जो लड़का होता है वह किसी भी बड़े काम को नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ जब बच्चा कमाने लायक हो जाता है और तब भी नहीं कमाता है तो उसके बाद चारों तरफ उसकी बदनामी होने लगती है। लोग कहते हैं कि भाई तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कमाया करता है और आवारा लड़कों के साथ घूमा करता है। इस बात से रामकिशन और ममता काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वह कई बार अपने बेटे से कह चुके थे, लेकिन बेटा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाता है। अब इसी बात के चलते चलते यहाँ पर रामकिशन और ममता जो होते हैं वह अपने बेटे पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालने लगते हैं, और जब बेटा साफ साफ बोल देता कि मुझसे कमाई धमाई नहीं होगी और आपकी तरह मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो पिता थे रामकिशन वह मजदूरी किया करते थे, तो उसके बाद जो पिता उसे डांट भी देते हैं, लेकिन बेटा नहीं मानता है। अब धीरे धीरे इन बातों को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से एक दिन क्या होता है कि जो उसके पिता होते हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है और उसके बाद वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब घर में केवल माँ रह गई थी ममता, और ये बेटा रह गया था। जब बेटा रह जाता है और माँ रह जाती है, यहाँ पर बेटे की कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह कुछ कमाता धमाता नहीं है और ऐसे इधर उधर घूमा करता है और अजीब सी बातें किया करता है, ईमानदारी को लेकर, समाज को लेकर, देश दुनिया को लेकर, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लेकर, यहाँ तक कि राजनेताओं को लेकर। बताता है कि फलाने एमपी को देखो, जिस दिन वो एमपी नहीं बना था उस दिन उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज देखो सिटी के अंदर उसकी बसें चलती हैं और पूरा शहर, यानी कि शहर के अंदर काफ़ी सारा बड़ा एरिया उसने खरीद कर रख दिया है। अब क्या इसके बारे में प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा या फिर मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा? सबको पता है, लेकिन कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो अपनी पार्टी का आदमी है। तो यहाँ पर मेहनत करके क्या फ़ायदा? ऐसी बातें वो कहकर मेहनत करने से कतराया करता था और उसे बेईमानी से सख्त नफरत थी। इसके बाद जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और घर में दाने दाने के लिए मोहताज वो लोग हो जाते हैं, तो तभी यहाँ पर जो माँ होती है वह एक दिन अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने बेटे के हाथ में
अपना मंगलसूत्र रख देती है, जो कभी उसके पिता ने उसके लिए बहुत ही उम्मीदों से बनवाया था और ये सोचा था माँ बाप ने कि कभी भी जब हमारे बेटे की शादी होगी तो उसके बाद उसकी पत्नी को इस मंगलसूत्र को देंगे। माँ ने आंखों में आंसू लेकर वो मंगलसूत्र उसकी हाथों में रखा और कहा कि बेटा, ये आखिरी जेवर है मेरे पास जिसे हम बेच सकते हैं, और इसे बेचकर जो कुछ भी खाने पीने का सामान राशन होता है उसे ले आओ, और उसके बाद आगे जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि तू तो कमाने वाला है नहीं, तेरे पिता तुझसे कह कहकर मर चुके हैं। इस बात को सुनकर बेटा अंदर तक हिल जाता है और उसके बाद सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए, अब मुझे इतना तो कमाना ही है ताकि मैं अपनी माँ के इस मंगलसूत्र को वापस ला सकूं। और उसके बाद वह फिलहाल तो उसे गिरवी रख देता है, लेकिन माँ से कहता है कि माँ, मैं जा रहा हूं और जब तक मैं इतने पैसे नहीं कमा देता जिन पैसों से तुम्हारा मंगलसूत्र मैं उस गिरवी रखे हुए से छुड़ा ना ले आता, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। इसके बाद वह उनमें से कुछ पैसे लेता है, अपनी माँ से अलविदा लेता है और यहाँ से सीधा मध्य प्रदेश के भोपाल चला जाता है और अपनी माँ से वादा करके आया था कि जब तक पैसे नहीं कमा लेता जब तक वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन जैसे ही भोपाल के अंदर जाता है तो वहाँ पर ज़मीनी हकीकत से उसका सामना होता है कि छोटी सी मजदूरी जो गाँव में अक्सर पिताजी कर लिया करते थे दूसरों के सामने, वो मजदूरी भी उसे यहाँ पर कहीं नहीं मिलती है। काफ़ी दिनों तक तो वह उन पैसों से अपना गुजारा करता है जो भी कुछ लेकर आया था, और उसे मजदूरी नहीं मिलती क्योंकि छोटा काम वह करना नहीं चाहता और बड़ा काम उसे मिलता नहीं है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर सब काम अप्रोच के हिसाब से हुआ करता है। अब ये बातें पहले से उसके दिमाग में थी, लेकिन फिर अंत के दर्जे जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और उसे अपना वो वादा याद आता है जो अपनी माँ से वो कर आया था कि माँ, जब तक पैसे ना कमा लूँ इतने जितने तुम्हारे मंगलसूत्र को छुड़ा सकूँ तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो उसके बाद जो लड़का प्रदीप होता है वह अब मजदूरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है और वहीं पर किसी का बोझा ढोता तो किसी की साफ सफाई करता, उससे अपना गुजारा किया करता है। लेकिन वो मजदूरी भी कभी कभी मिला करती या नहीं मिला करती, इस तरह का माहौल चला हुआ था। अब तभी अचानक से 3 दिन लगातार उसे मजदूरी नहीं मिलती है, और जब उसे मजदूरी नहीं मिलती है तो उसके बाद उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है और उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी परेशानी के चलते वह मजदूरी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है और घूमते घूमते वह एक बहुत बड़े बंगले पर पहुंच जाता है और सोचता है कि यहाँ पर मैं कुछ मदद ले लेता हूँ, क्योंकि फिलहाल उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्योंकि मजदूरी तो उसे नहीं मिल रही, लेकिन किसी से मदद ही मांग लेता हूँ। और अमीरों का घर उसने इसलिए चुना था क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया करते, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग बहुत ज़्यादा सवाल जवाब किया करते हैं, क्योंकि पैसा तो पैसा ही होता है ना। अमीरों के पास ज़्यादा होता है तो वो इतना ज़्यादा केयर उसकी नहीं करते, गरीबों के पास नहीं होता, मिडिल क्लास के पास कम होता है तो वो लोग उसकी केयर करके यानी कि सावधानी से उसे खर्च किया करते हैं। तो इसीलिए घूमता घूमता वह भोपाल की एक पॉश कॉलोनी के बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ा हो जाता है। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत जोर से उसे भूख लगी थी और तभी जाकर दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ करता है। अब जैसे वो आवाज़ करता है तो यह घर और कोई नहीं, उसी सलोनी का घर था जो कि विधवा, उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है, रुपये पैसों की कोई भी कमी नहीं है। वह जैसे वहाँ पर जाता है तो सलोनी पार्क में बैठकर अखबार पढ़ रही थी और जैसे ये छोटी सी आवाज़ होती है तो वह इधर उधर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नौकर नहीं था। जितने भी नौकर थे वो सुबह सुबह सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अभी तक जो वॉचमैन था वो नहीं आया था और इसी वजह से यहाँ पर जो सलोनी है वो सोचती है कि मैं पूछती हूँ कि कौन है ये और यहाँ पर क्या कर रहा है। लड़का वैसे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और ऊपर से उसके कपड़े भी मैले कुचले फटे पुराने हो गए थे और देखने से भिखारी टाइप का लग रहा था। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो सलोनी होती है वह उसके पास जाती है और वहाँ पर जाकर पूछने लगती है कि हाँ कौन हो तुम और क्या चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह लड़का जो उसकी तरफ देख तो लेता है और सोचता भी है कि मैं इससे मांग लेता हूँ, लेकिन उसकी पहले तो हिम्मत नहीं होती। उसके बाद सलोनी दोबारा से पूछती है तो एक साथ से वो बोल देता है कि मैडम मुझे ना 100 रुपये चाहिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप चिंता मत करो मैं आपके पैसों को लौटा दूंगा। अब यहाँ पर जो सलोनी है वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और सोचती है कि 100 रुपये अजीब तरीका है भीख मांगने का। इसके बाद यहाँ पर जो सलोनी होती है इस बात को सोचकर ऐसी रह जाती है और सोचती है कि कोई बात नहीं से दे देती हूँ। उसके बाद वह मन ही मन इस बात को सोचकर अपने पास से 100 रुपये निकालती है और उन 100 रुपयों को लड़के के हाथ में थमा देती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का होता है, वो कहता है कि मैडम आप चिंता मत करो, 1-2 दिन में मेरा काम लग जाएगा तो मैं आपको पैसे लाकर दे दूंगा। ये भीख नहीं है, ये मेरी उधार ले रहा हूँ आपसे ताकि मेरा काम चल सके, क्योंकि भूखा हूँ 3 दिन से, तो इसीलिए
अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो महिला होती है सलोनी, वो कहने लगती है कोई बात नहीं, देने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद यहाँ पर जैसे वो ये बात कहती है तो जो लड़का होता है वह भूखा होने के बावजूद भी, मजबूर होने के बावजूद भी उन पैसों को उल्टा सलोनी की तरफ बढ़ा देता है। कहता है कि नहीं, फिर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर आप उल्टा नहीं लोगी तो इनको, ये पैसे आपको उल्टे लेने होंगे, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगा करता, वो तो मजबूर इतना हो गया हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भूख लगी है। इस बात को सुनते ही सलोनी खड़ी होकर एक टक पहले तो उसे निहारती रहती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मुझे पैसे वापस दे देना और मैं ले लूँगी इन पैसों को। इसके बाद जो लड़का होता है प्रदीप, वह वहाँ से फिलहाल तो चला जाता है, लेकिन सलोनी के दिमाग में वो लड़का बार बार घूमता रहता है कि क्या सच में ये वापस लौटेगा, और अगर वो वापस लौटा तो कितना ईमानदार होगा, क्योंकि आज के समय में तो एक बार पैसे हाथ लगने पर जो वादा करके जाते हैं वो भी वापस नहीं लौटते, और अगर ये वापस लौटाया तो इससे ईमानदार व्यक्ति मुझे ढूंढने से नहीं मिल सकता। पूरी रात भर वह उसी बारे में सोचती रहती है, लेकिन जैसे प्रदीप यहाँ से जाता है तो 100 रुपयों से अपना पेट तो भर लेता है, और पेट भरने के बाद उसे एक काम भी मिल जाता है। काम को मिलने के बाद वह दिन भर काम करता है और काम करने के बाद कुछ सामान घर के लिए ले आता है। अगले दिन की बात होती है, उनमें से जो पैसे उसने कमाए थे 100 रुपये अलग से निकाल लिए थे ताकि वह उस महिला को दे सके, और दूसरे दिन फिर से सुबह सुबह उसी दरवाजे पर पहुंचकर इसी तरह की आर्ट करता है, और महिला उसी तरह से पार्क में बैठी हुई प्रदीप के बारे में सोच रही थी। अब जैसे वो वहां पर आता है तो महिला की एकदम से आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और सोचने लगती है कि सच में ये काफी ज्यादा ईमानदार है। उसके बाद वह दरवाजे पर जाती है, और दरवाजे पर जाते ही यहाँ पर जो प्रदीप होता है उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है जो कि पहले नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह काफी ज्यादा हिचक रहा था मदद मांगने में। लेकिन आज वह अपनी हाथ आगे करता है और उन 100 रुपयों को मैडम की तरफ बढ़ाता है। कहता है कि ये लीजिए मैडम, आपके पैसे मैंने आपको वापस लौटा दिए हैं। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो मैडम है वो कहने लगती है कि कैसे कैसे कमाए, तो वो कहने लगता है कि मैंने मेहनत की थी और मेहनत करके पैसे कमाए, और इन पैसों को शाम के समय आपके पास आपके लिए रख लिया था, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगा करता। इस बात को सुनते ही उसका जो भी डाउट दिमाग के अंदर चल रहे थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहने लगती है कि आज भी भूख लगी होगी। तो वो कहता है कि हाँ मैडम, आज भूख लगी है, लेकिन कल रात मैंने पेट अच्छी तरह से भरा था, तो सुबह सुबह कुछ काम करूंगा, काम करने के बाद फिर से खा लूंगा। उसके बाद जो मैडम होती है वो कहती है कि खाना खाओगे अगर मैं खिलाऊं तो उसके बाद वो कहने लगता है कि खाना तो खा लूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझसे कुछ काम करवाना होगा। अब उसके स्वाभिमान को देखकर वो और भी ज़्यादा इंप्रेस होती है, और उसके बाद कहती है कि ठीक है चलो तो अंदर। वहाँ से वह उसे अपने साथ उस आलीशान महल में ले जाती है, जिसे देखने के बाद जो लड़का होता है प्रदीप, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, और वह चारों तरफ ऐसे देखता है कि जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। सलोनी ये सब कुछ महसूस कर रही थी, और उसके बाद नौकर को आवाज़ लगाती है कि नाश्ता लगाओ टेबल पर। उसके बाद जो नौकर होता है वो बिना कुछ बोले टेबल पर नाश्ता लगा लेता है, और जैसे वो नाश्ता लगाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो सलोनी होती है वह उससे कहने लगती है कि ऐसा करो, तुम खाना खाओ। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह बड़ी शालीनता से उस मेज पर बैठने के बाद अच्छी तरह से खाना खाता है, जैसे कि उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, क्योंकि जो लड़का था ना, जब उसके पिता जिंदा थे तो वो अपने दोस्तों के साथ होटलों में पार्टी वगैरह कर लिया करता था, और उससे उसे सब चीज़ का एक्सपीरियंस था कि किस तरह से अच्छी तरह से बैठना है, किस तरह से कांटा छुरी से खाना है। और वो कांटा छुरी से खाकर वहाँ पर अपना पेट भरता है और कहता है कि मैडम बताओ क्या काम है। तो यहाँ पर जो सलोनी है वह अब तक उसको देखे जा रही थी कि कितनी शांति से वो खाना खा रहा है, और खाना खाते ही उसने कहा कि बताओ क्या काम है। तो वो कहती है कि काम ऐसा है जिस काम को तुम्हें ईमानदारी और मेहनत के साथ करना होगा, बस ईमानदारी कम नहीं होनी चाहिए, जो कि मैंने तुम्हारे अंदर देखी है। अब इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो कहता है कि मैडम मैं ईमानदारी की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, वरना मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी है, अगर मैं बेईमान टाइप का व्यक्ति होता तो न जाने कितनी बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाती। इस बात को सुनकर सलोनी और भी ज़्यादा इंप्रेस होती है और कहती है कि ठीक है, तो आज से तुम मेरे यहाँ पर काम पर हो और तुम्हें महीने के 40,000 रुपये मैं दूंगी। इस बात को सुनकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, और वो कहने लगता है कि सच में मैडम? तो वो कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एडवांस दे देती हूँ। ऐसा कहकर वह पैसों से भरा हुआ सूटकेस लाती है और उसे उसके सामने खोल देती है। कहती है कि ये लो, इसमें से 40,000 रुपये उठा लो, वो तुम्हारा एडवांस हो जाएगा। अगर तुम्हें 2 महीने का चाहिए तो 2 महीने का एडवांस ले लो, लेकिन आज से तुम्हें मेरे यहीं पर रहना है और यहीं पर काम करना है। इस बात को सुनकर जो लड़का है वो कहता है कि ठीक है मैडम, इन पैसों को तो अभी अपने पास ही रखो, लेकिन ये बताओ कि काम क्या है।
कहीं ऐसा वैसा कोई गलत काम तो नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद वो कहती है कि नहीं, ऐसा वैसा कोई काम नहीं है, दरअसल कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ा बैठकर समझेंगे तो समझ में आएगी। तो उसके बाद जो प्रदीप होता है वो कहता है कि बताइए मैडम। तो यहाँ पर जो सलोनी होती है वह उसे लेकर एक सोफे पर बैठ जाती है और यहाँ पर जो लड़का होता है प्रदीप वह भी सोफे पर बैठ जाता है। और उसके बाद वह बताती है, कहती है कि दरअसल मेरे पति की कई कंपनियां थी और उन कंपनियों को एक महेश नाम का व्यक्ति चलाया करता है, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर गए हैं उसके बाद से मैं उसके ऊपर डिपेंड हो गई हूं और मुझे लगता है कि वो घपला किया करता है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम मेरी कंपनियों में काम करो और काम करने के बाद मुझे बताओ कि वो कितना घपला किया करता है, क्योंकि मैं उसे निकालना तो चाहती हूं लेकिन उसके काम करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह का है कि उसके बाद अगर मैं किसी और को रखूं तो वो काम पर टिक नहीं पाता है। तो तुम्हें पहले तो उसका सारा काम सीखना है और उसके बारे में पता करना है, और जब अच्छी तरह से तुम्हें पता चल जाए तो उसके बाद हम लोग उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि मैडम ये तो बिल्कुल मेरे मेल का काम है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है वो वहाँ पर काम करने लगता है और जो महेश होता है वह उसका पूरी तरह से अनुसरण करता है, हर चीज़ को बारीकी से जानता है। तो उसे पता चलता है कि कंपनी के अंदर उसने बहुत भारी गड़बड़ी करवा रखी है और यही कारण था कि कोई और व्यक्ति वहाँ पर नहीं टिक पाता था, क्योंकि जो पैसा वो गड़बड़ी करके कमाया करता था उन पैसों से अपने नीचे वाले जो वर्कर होते हैं उनको खुश रखा करता, और इसी वजह से जो नीचे वाले वर्कर होते हैं वह दूसरे किसी कर्मचारी को यहाँ पर टिकने नहीं देते हैं। क्योंकि सलोनी ने एक बार किसी और बंदे को इसकी जगह रख लिया था और इसे निकाल दिया था, लेकिन वह बंदा 1 महीने भी नहीं टिक पाया और उसके बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। और इसी वजह से जब दोबारा से सलोनी ने महेश से कहा तो उसके नखरे बढ़ गए और इसी वजह से अब वह ज़्यादा सैलरी लिया करता है और कहा करता है कि आपको कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा और आराम से रहो। काफ़ी सारी गड़बड़ी वह करता था, बहुत सारा पैसा उसने कमा रखा था। और तभी यहाँ पर जो लड़का प्रदीप होता है लगभग 1 महीने के अंदर इस पूरे खेल को समझ जाता है, और जैसे इस खेल को समझता है तो साथ में उसने महेश के काम करने का तरीका भी समझ लिया था। और इसी वजह से 1 महीने बाद जब सैलरी मिलने से लगभग 4 दिन पहले वह उसके पास आता है और कहता है कि मैडम अब आप चाहो तो उसे निकाल सकते हो, मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो वो गड़बड़ी किया करता था, और अगर आप चाहो तो उसकी जेल भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर सलोनी जो काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान थी क्योंकि वो अपनी दादागिरी चलाया करता था, तो इसी वजह से वो कहती है अगर जेल हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, तो आप ऐसा करो, उसे बुलाओ और उससे कहो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालने वाली हूं, तुम गड़बड़ किया करते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है वह वहीं पर तो रुक जाता है, और सलोनी जो होती है वह वहाँ से सीधा उसको फ़ोन करती है महेश को, और महेश को यहाँ पर बुलाती है। महेश जो पूरे रुबाब में रहा करता, और जब वो उसे कहती है कि तुम्हारी गड़बड़ पकड़ी गई है, तुम गड़बड़ किया करते हो, तो उसके बाद वो कहने लगता है कि कैसे पकड़ी गई है, कौन भला पकड़ सकता है मेरी गड़बड़ को। लेकिन यहाँ पर जो सलोनी है वो बताती है कि तुम अपने नीचे वाले वर्करों को पैसे खवाया करते थे ना, ताकि जो मैं किसी और को रखूँ तो वो रुक ना पाए। तो उसके बाद वो हैरान तो होता है, लेकिन कहता है कि हाँ खवाया करता था, अब भी मैं देखता हूँ कि तुम किसे लगाती हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इस बात को सुनकर जो सलोनी है वह खड़ी खड़ी उसके सामने मजबूर होने का कहती है कि देखो ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है। लेकिन तभी जो महेश होता है उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। कहता है कि देखो ये मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है और मेरी मेहनत का तो मुझे मिलना ही चाहिए। तुम सैलरी बढ़ा दो, उसके बाद शायद सोच सकता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। यानी कि अपना पूरा सच वो कबूल कर गया था। और इधर जो प्रदीप होता है उसने इस पूरे मामले की वीडियो फुटेज बना ली थी। उसके बाद वह बाहर निकलता है और अब तक पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। जैसे पुलिस आती है तो यहाँ पर जो सलोनी होती है वह महेश को पकड़ने के लिए बोल देती है, और साथ में जो लड़का होता है वह सारे सबूत पुलिस वालों के सामने पहले ही जमा करवा चुका था। बस ये वीडियो रह गई थी जिस वीडियो में उसने खुद ने अपने मुंह से कहा था कि वह गड़बड़ किया करता है। उसके बाद महेश को पुलिस पकड़ती है, लेकिन जैसे पुलिस को देखता है तो वो एकदम से रंग बदलता है और कहता है कि मैडम माफ़ कर दो, गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैडम भी लगभग पिछले 4 साल से उसे इतनी परेशान थी कि उसने उसको परेशान ही कर रखा था, तो इसी वजह से वो उसे माफ़ नहीं करती है। और उसके बाद महेश को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। लेकिन इस 1 महीने के अंदर जो प्रदीप था वह मैडम की निगाहों में ऊपर तक चढ़ चुका था। और उसके बाद वो कहती है कि अब तुम संभाल लोगे इस काम को। तो यहाँ पर जो प्रदीप है वो कहता है कि मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसके चमचों को भी नौकरी से निकालना होगा और नए बंदों को हायर करना होगा। उसके बाद जो मैडम है वो कहती है कि ठीक है, सारा के सारा पावर मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम नए बंदों को हायर करो। यहाँ पर जो
प्रदीप होता है वह अच्छे अच्छे नए बंदों का खुद इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें हायर करता है, यानी कि वैसा इंटरव्यू लेता है यानी कि ईमानदारी वगैरह किस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर ईमानदारी का इंटरव्यू तो वही लेता है, बाकी HR वगैरह जो होते हैं वही बाकी इंटरव्यू लेते हैं और नए बंदों को वहाँ पर फिट करके उसके बाद वह उनको ऐसा कर देता है कि वो लोग ही पूरा हिसाब किताब अच्छी तरह से रखते हैं और खुद जाकर बस देख लिया करता है। उसे उसकी पहली सैलरी मिलती है तो उसके बाद वो कहता है कि मैडम मैं गाँव जाना चाहता हूँ। मैडम पूछती है कि क्यों, क्या हुआ? तो उसके बाद वह अपने बारे में पूरी बात बताता है। कहता है कि माँ का मंगलसूत्र ऐसे ऐसे गिरवी रखा हुआ है, उसको छुड़ाना है। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि तुम्हारी जो माँ है तुम ऐसा ना करो, उस माँ को यहीं पर ले आओ, इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर के अंदर मैं और ये नौकर ही रहा करते हैं, तो तुम लोग भी अगर यहीं पर रह लोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे इंसान पास रहें तो अच्छा रहता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह भी मना नहीं कर पाता है और उसके बाद अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी से छुड़ाता तो है ही, लेकिन साथ में अपनी माँ को भी यहाँ पर ले आता है। लगभग 6 महीने तक वह लोग उसी घर में रहते हैं और यहाँ पर जब प्रदीप की माँ का लाड़ दुलार जो सलोनी होती है वो देखती है तो उसके बाद मन ही मन वह उसे माँ समझ बैठती है और इधर जो प्रदीप होता है उसके साथ उसकी नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती हैं। कभी कभी शाम के समय वो दोनों पार्क में खामोश बैठे रहा करते और एक दूसरे के साथ को अच्छी तरह से महसूस किया करते। इधर धीरे धीरे जब ये सिलसिला कुछ आगे बढ़ता है तो एक दिन जो सलोनी है वो कहती है कि देखो, कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अब तक जो प्रदीप है वह भी सलोनी को पसंद तो करने लगा था, लेकिन वो अमीर महिला थी और वो मामूली सा नौकर था, तो वो मना करने लगता। कहता कि नहीं मैडम, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। वह कहती है कि क्यों? तो वो कहने लगता है कि देखो, अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ बदनामी होगी और लोग कहेंगे कि नौकर ने मालकिन को पटा लिया। लेकिन तभी सलोनी जो होती है वो कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़का प्रदीप होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि मैडम अच्छी तो आप लगती हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर सलोनी कहती है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार की वजह से मैं तुमसे शादी के लिए बोल रही हूँ और प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो प्रदीप है वो थोड़ी देर तक सोचता और सोचने के बाद वह भी हामी भर लेता, क्योंकि उसे भी वो अच्छी लगा करती थी। इसके बाद दोनों की साधारण तरीके से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आज तक भी वो लोग भोपाल के उसी अमीर कॉलोनी के घर में रहा करते हैं। वहाँ पर उनकी ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो रही है और फिलहाल उनको 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।